एवरीवन, आई एम निहारिका हियर। तो आप सभी का एसएसटी विद निहारिका में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, कल की क्लास में हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, संसाधन एवं विकास। इसको हमने आधा पढ़ लिया था। हमने कल क्या क्या पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों के प्रकार, और रियो डी जेनेरो का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो, एजेंडा 21, सतत पोषण विकास, संसाधन नियोजन तक हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भू संसाधन। तो ये जो है इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है भू संसाधन। ये रहा हमारा भू संसाधन। देखो, पहली बात तो ये है कि भू संसाधन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना। भू संसाधन नाम से पता चल रहा है, भू मतलब भूमि, और भूमि में मिलने वाले संसाधन क्या कहलाएंगे, भू संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, हम भूमि पर रहते हैं, इस पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों से इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जो भूमि है वो बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इस पे ही हमारी प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव है, मानव जीवन है। इस पे ही हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं, इस पे हम परिवहन करते हैं, संचार करते हैं। हम भूमि पर ही तो रहते हैं। हम जिस भी घर में बैठ कर देख रहे हैं तो वो क्या है, भूमि पर ही तो बना हुआ है। तो भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। ठीक है, परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। जैसे कि पूरी पृथ्वी है, अब उतनी ही भूमि है, उसमें भले आप 10 करोड़ जने रहो, भले 1 जना रहो, लेकिन भूमि तो वो की वही रहेगी। मतलब भूमि क्या है, एक सीमित संसाधन है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना है। इसलिए जो है हमें सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से इसका उपयोग होना चाहिए। ठीक है, अगर हम भूमि को मुख्य रूप से देखें तो इसमें इसकी भू आकृतियाँ हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% पे जो है भू क्षेत्र मैदान है। 43% जो भूमि का भाग है, जैसे कि ये पूरी भूमि है, इसका जो ये 43% भाग है, ये क्या है, मैदान है। ठीक है, और जो इसका 30% भाग है वो क्या है, पर्वत। मान लो ये इसका 30% भाग है, तो ये क्या है, पर्वत है। ठीक है, कुछ इतना हो जाएगा 30% भाग, ये इसका पर्वत है, और लगभग 27% भाग क्या है, इसका पठार है। ठीक है, अगर हम जैसे कि आपके जो मैदान है उस पर क्या होती है, कृषि वगैरह होती है। पर्वत है, उससे नदियाँ वगैरह निकलती हैं, पर्यटन स्थल उपलब्ध कराते हैं। जो पठार है वहाँ पे क्या मिलते हैं, आपके खनिज मिलते हैं, जीवाश्म ईंधन मिलते हैं, वन वगैरह भी मिलते हैं। तो एक बार इस चार्ट को देख लेना। अगर आपके एग्ज़ाम में भू संसाधन से लेकर पूछा जाता है तो अगर इसमें आप चार्ट बनाते हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। तो ये चार्ट आप ज़रूर बनाना। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 73% पे मैदान कर देना है, 27 पे आपको पठार कर देना, और 30 पे क्या कर देना है, पर्वत कर देना है। ठीक है, हम देखते हैं हम भू उपयोग, मतलब हम भूमि का किन किन कामों के अंदर उपयोग करते हैं। तो मेनली जो है हम भूमि का 5 चीज़ों के अंदर उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो, पहला तो होता है भूमि पे क्या है, वन है। भूमि पे काफ़ी सारे वन हैं, तो एक तो ये हो गया भूमि का उपयोग। दूसरा क्या है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब जिस पे हम कृषि नहीं करते हैं। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, कुछ है ऐसी भूमि है जिस पे हम कृषि नहीं कर सकते, जैसे कि रेगिस्तान है। अब तो खैर टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उस पर भी हम कृषि कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र के अंदर हम कृषि नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, दूसरा है गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़कें, उद्योग, वहाँ पे हम कृषि नहीं कर रहे हैं। तो कृषि अनुपलब्ध भूमि में कौन कौन से आ जाएगी, बंजर भूमि और कृषि अयोग्य भूमि, और दूसरा आ जाएगा जो गैर कृषि परियोजनाओं के अंदर लगाई गई है, जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग, है ना। ठीक है, तीसरा है पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि। पड़ती भूमि क्या होती है, पड़ती भूमि का अर्थ होता है जिसपे जो है कुछ समय से कृषि नहीं की गई हो, जहाँ पे कृषि हम कर सकते हैं लेकिन हम वहाँ पे कृषि नहीं कर रहे हैं, फालतू पड़ी हुई भूमि, उसे पड़ती भूमि कहा जाता है। ठीक है, देखो, पड़ती भूमि के अतिरिक्त कृषि अयोग्य भूमि, स्थायी चारागाह, अन्य गोचारा भूमि, मतलब जहाँ पे हमने चारा वगैरह उग रहा है, गाय भैंस जो भी है, जो मवेशी है, वो वहाँ पे चारा चरते हैं। ठीक है, तो गोचर के लिए चारागाह वगैरह बना रखे हैं।
दूसरा है विविध वृक्षों फलों की, जैसे कि वृक्ष वगैरह हम उगाते, उपवन है ना, जो हमारे बाग बगीचे होते हैं वो आ जाएंगे इसके अंदर। तीसरा है कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 वर्ष से अधिक कृषि नहीं की गई, मतलब कोई ऐसी भूमि है यहाँ पे कृषि कर सकते हो लेकिन 5 साल हो गए यहाँ पे कृषि किए हुए, ठीक है। इसे जो है पुरातन पड़ती भूमि भी कहा जाता है। अब चौथा आ रहा है आपका पड़ती भूमि। पड़ती भूमि क्या होता है, 2 प्रकार की होती है, वर्तमान पड़ती भूमि और वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त भूमि, ठीक है। वर्तमान पड़ती भूमि मतलब जहाँ पे एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती। एक कृषि वर्ष क्या होता है, जैसे कि एक रबी की फसल से लेकर वापस रबी की फसल तक बोना, वो एक कृषि वर्ष कहलाएगा, ठीक है। तो एक कृषि वर्ष में वहाँ पे खेती नहीं की गई हो या उससे कम समय तक वहाँ पे कृषि नहीं की गई हो, वो कहलाएगी वर्तमान पड़ती भूमि। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में सबके खेत खाली रहते हैं, है ना, तो वो क्या है, वर्तमान पड़ती भूमि है। समझ में आ गया, जहाँ पे टेम्पररी हमने कोई फसल वगैरह नहीं बो रखी हो। इसके अंदर आ जाता है वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि, या फिर जैसे पुरातन पड़ती कहते हैं, जो 1 से 5 साल तक कृषि नहीं की गई हो, 1 से 5 साल के बीच। जो ऊपर आया था इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें और इसमें। देखो इसमें तो क्या है कि 5 साल से पहले कृषि नहीं की गई हो, 1 2 3 4 5। अब ये जो 5 साल है इससे पहले से ही इसमें कृषि नहीं की जा रही है। और जो इसका व्यय है ना, इसके अंदर क्या है कि 5 वर्ष के अतिरिक्त इसके अंदर कृषि नहीं की गई, भले 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, बस 5 साल के अंडर इसके अंदर कृषि नहीं की गई है, ठीक है। आ गया समझ में। 5वां है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, या फिर जिसे आपको निवल बोया गया क्षेत्र। आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसे कहा जाता है, या फिर ये पूछ सकते हैं निवल बोया गया क्षेत्र किसे कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है। किसे कहा जाता है, वह भूमि जिस पर फसलें वह काटी जाती है वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र। जिस पे आप फसलें उगाते हो, काटते हो, कृषि करते हो, वो क्या है, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। और एक और परिभाषा आ रही है कि सकल कृषि क्षेत्र किसे कहा जाता है। एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार शुद्ध बोए गए क्षेत्र को अगर उसके अंदर जोड़ दिया जाए तो वो सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। मतलब सिंपल भाषा में अगर आप देखेंगे तो पूरे कृषि वर्ष में जितना खेती करते हो वो क्या कहलाता है, सकल कृषि क्षेत्र। सकल का मतलब क्या होता है, टोटल। तो एक कृषि वर्ष में आप टोटल जितनी कृषि करते हो वो क्या कहलाता है, सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपके पास आता है ये चार्ट। ये चार्ट या आंकड़े आपको ये चीज़ बताते हैं कि ये तो है कि ना सन 1960 से 61 के आंकड़े हैं और ये 2014-15 के आंकड़े हैं कि ये चार्ट आपको ये चीज़ बताता है कि ना जो भूमि है वो किस किस के अंदर नियोजित है, ठीक है। तो इसकी आप तुलना कर लेना, इससे मेनली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप, कि भारत में जो है हम भूमि का उपयोग किन किन चीज़ों के अंदर करते हैं, ठीक। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में जो भौतिक कारक आते हैं, ये पूछ सकते हैं भू उपयोग को निर्धारित करने वाले भौतिक एवं मानवीय कारक बताओ। ये कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, हम इसे यूं ही इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट में भले आप इसे डालना चाहो तो डाल लेना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंदर से बनता है। देखो भौतिक कारक क्या है, जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, और मानवीय कारक क्या है, जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, परंपराएं। भूमि का निर्धारण किससे होगा कि भू आकृति कैसी है, जैसे कि मैदान है तो हम उसमें कृषि कर लेंगे, पठार है तो उसमें हम खनिज निकाल लेंगे, है ना। जलवायु कैसी है, जलवायु के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे कृषि करेंगे, मृदा के प्रकार के अकॉर्डिंग कृषि करेंगे। मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या ज़्यादा है तो हम जैसे कि ज़्यादा उत्पादन करने वाली फसलें बोएंगे, है ना, ठीक है। और प्रौद्योगिकी की क्षमताएं देखते हैं, सांस्कृतिक परंपराएं देखते हैं ना, किसी भी भूमि का उपयोग करने से पहले। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आप इसे लिखना चाहो तो लिख लेना, जो टोटल है वो मैं बता देती हूँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,200
32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का टोटल क्षेत्रफल है। अगर आप इसे पूरा लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे 10वीं के विद्यार्थियों पूरा याद होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो आप 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हमारा भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वें स्थान पे आता है, तो मतलब बड़ा देश है भारत, है ना। परंतु इसके 93% भाग के जो है जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसके 93% भाग का ही हमें पता चल पाया है कि वहाँ पे हम किस किस चीज़ों का उपयोग, मतलब भूमि का किन किन चीज़ों में उपयोग करते हैं। बाकी जो आपके 7% उसका तो अभी भी नहीं पता उनको हम किस में प्रयोग करते हैं। मतलब काफ़ी सारे देहाती इलाके होते हैं जिनके आंकड़े हमारे पास नहीं पहुँच पाते हैं, है ना। असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूची क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान चीन में जो अधिकृत कर रखा है उसका पीओके जो है उसके भी हमें आंकड़े पते नहीं हैं। ठीक है, इस वजह से हमें 73 के आंकड़े पता है। ये जो क्रियाकलाप है ये आप स्वयं करना। क्या परिवर्तन आया है ये आपका होमवर्क समझ लो, वाली SW लिख लो। इसके अंदर आपको क्या करना है, भू उपयोग के 2 वर्त चित्रों जो कि ऊपर है उसकी आपको तुलना करनी है और आपको ये पता करना है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन क्यों आया है। इसका आपको आंसर पता करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, मैं ज़रूर देखूंगी आपका कमेंट। देखो, स्थायी चारागाह के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन इतनी बड़ी संख्या में बढ़ा है तो चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ हुए। जैसे कि स्थायी चारागाह कम हो रहे हैं तो लेकिन पशु तो बढ़ रहे हैं, तो फिर हम कैसे उन्हें जो है चारा उपलब्ध करा पा रहे हैं और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि अनुपजाऊ है और इस पर फसल उगाने के लिए कृषि लागत भी बहुत ज़्यादा लगेगी। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में 2 वर्षों में इसको 1 या 2 बार बोया जाता है। यदि इसे शुद्ध निवल गए बोए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत में कुल सूचित क्षेत्र का लगभग 84% हिस्से पे खेती किया जाता है। मतलब अगर हम देखें सभी आंकड़ों को जोड़ जुड़ा के देखें तो भारत में जो है टोटल ओनली 54% हिस्से पे खेती होती है, बाकी को जो है गैर कृषि क्षेत्रों में काम लिया जाता है। ठीक है, शुद्ध निवल गए बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। कहीं पे ज़्यादा कृषि होती है, कहीं पे कम कृषि होती है ना। पंजाब हरियाणा में 80% भाग पे जो है कृषि की जाती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में 10% से भी कम में कृषि होती है। क्यों ऐसा होता है, प्रश्न बनता है ना। क्यों होता है, क्योंकि इसमें भू आकृति डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आप पंजाब हरियाणा को देखोगे तो वहाँ पे एक हरित क्रांति का प्रभाव है और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे एक नदियों का प्रभाव भी है और तीसरी चीज़ है वहाँ पे मैदान है। लेकिन अगर आप अरुणाचल प्रदेश को देखते हो, मिजोरम, मणिपुर को देखते हो तो और अंडमान निकोबार को देखते हो, यहाँ पे पर्वत है या कि भू आकृति ऐसी नहीं है कि यहाँ पे कृषि की जा सके। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर मैंने दे दिया है। आगे हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब बनी और उसके अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत भाग पर जो है कितने प्रतिशत भाग पर वन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट में से डाल लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डाल लेना कि राष्ट्रीय वन नीति के अकॉर्डिंग जो है टोटल 33% भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन होना अति आवश्यक है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। इसकी तुलना में भारत में बहुत कम है, लगभग 30 से भी कम है, लगभग 27% पे वन है। अगर हम जो है ये 14-15 की रिपोर्ट देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो है 23.3% पे जो है हमारे वन है। आगे देखते हैं। अब देखो आगे कि वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा
यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है कि वन नीति ने डिसाइड किया है कि 33% पे जो है वन होना ज़रूरी है। अगर वन होंगे तो देखो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी थोड़ी, और जो हमारा जलवायु है वो भी स्टेबल रहेगी, और जो हमारी वार्षिक वर्षा है वो भी स्टेबल रहेगी, है ना, अगर वन इतने प्रतिशत भाग पे होते हैं तो। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर डिपेंड करती है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो वन्य उत्पाद पर ही डिपेंड करते हैं ना। भू उपयोग का एक भाग जो है बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि कहलाता है। गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि कहलाता है। मतलब जो है वनों के अतिरिक्त जो है या तो फिर भूमि बंजर है, या फिर गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई है, या फिर कृषि करते हैं हम उस पर। बंजर भूमि में पहाड़, चट्टान, सूखी मरुस्थलीय शामिल है। बंजर भूमि कैसे हो सकती है? जैसे पहाड़ है, चट्टानें हैं, सूखी और मरुस्थलीय मृदा है, वहाँ पे हम कृषि भी नहीं कर सकते, और वन तो हो ही नहीं सकते वहाँ पे, है ना। और अगर हम गैर कृषि परियोजनाओं की बात करें तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे आपके जो बस्तियाँ हमारी क्या हो जाएगी, बस्तियाँ, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि इसके अंदर आ जाएंगे। और लंबे समय तक लगातार भू संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण जो है भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, और इसके कारण आज समाज और पर्यावरण में गंभीर समस्या आ रही है। हम भूमि का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ठीक है, भूमि तो सीमित है, अब इतनी सारी जनसंख्या बढ़ रही है, अगर हम ऐसे ही अगर भूमि को हम वेस्ट करते रहें तो क्या होगा, एक दिन आपके पास कृषि करने तक के लिए भूमि नहीं बचेगी, है ना। आगे देखते हैं भूमि निम्नीकरण किस प्रकार से होता है और इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी के लिए भी भावी पीढ़ी भी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान, कपड़े और अपनी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो 95% भाग भूमि से ही हम प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि का नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। देखो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो चुकी है भारत में। कितनी? 13 करोड़ हेक्टेयर। टोटल कितनी है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा वर्ग किलोमीटर है, ये हमारा टोटल क्षेत्रफल है। इसमें से क्या है 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि तो खराब हो चुकी है ना। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि 13 करोड़ हेक्टेयर और वो भूमि वो क्या है, क्षेत्रफल में है, स्क्वायर में है ना। ठीक है, इसमें लगभग 28% भू निम्नीकृत जो है भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56 जो है जल उत्पादित है, जल अपरदित है, और शेष क्षेत्र जो है लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाकलापों जैसे कि वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन के कारण भी जो है भूमि निम्नीकरण हो रहा है। अब देखो आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। अब तक ज़्यादा कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसमें आपको MCQS या फिर फिलअप के अंदर इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि देखो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जो वनोन्मूलन का कारण है में जो भूमि निम्नीकरण का कारण है वो है वनोन्मूलन। देखो वनोन्मूलन कैसे, जो वन होते हैं ना वो क्या होते हैं कि जैसे ये मिट्टी है और ये वन है, तो ये क्या होते हैं इस मिट्टी को जकड़े हुए हैं। ये पेड़ है, इसकी जड़ें जो है भूमि को जकड़े हुए हैं। अगर ये जैसे कि ये पेड़ ही नहीं होगा तो क्या होगी, भूमि उठ जाएगी, तो क्या होगा, भूमि निम्नीकरण होगा। समझ में आ गया। अगर हम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे अति पशुचारण है। जैसे कि जो घास होती है वो भी सेम यही सिचुएशन होती है घास के साथ भी, कि वो भी क्या होती है, मृदा को पकड़े हुए होती है ना। लेकिन अगर हम घास को उखाड़ देंगे, अगर पशु उसे खा जाएंगे तो घास निकल जाएगी और मृदा क्या है, उड़ जाएगी। ठीक है।
पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम देखें तो यहाँ पे अधिक सिंचाई भी क्या है, भूमि निम्नीकरण। हम ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं तो ज़्यादा पानी बह के जाएगा, उसके साथ मृदा को भी लेके जाएगा, जिससे भी क्या होगी, भूमि निम्नीकृत होगी। आगे हम देखते हैं कि अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीयता बढ़ रही है। ठीक है, क्या होता है कि ना, अगर अति सिंचन होता है तो नीचे का जो लवण और क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं, जिससे भूमि क्या हो जाती है, लवणीय और क्षारीय हो जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर को पीसना और मृदा के बर्तन उद्योगों में चूने, जिसे खड़िया मृदा कहा जाता है, सेल खड़ी के उपयोग के अधिक मात्रा में जो है वायुमंडल में धूल विसर्जित हो रही है। जैसे कि सीमेंट के उद्योग है, जैसे कि आपने सुना होगा किशनगढ़ डंपिंग यार्ड, वहाँ पे संगमरमर निकाला जाता है। तो ना वहाँ पे देखोगे ना तो आप आसपास के क्षेत्र के जो मैंने खुद ने देखा है, वहाँ के आसपास के जो खेत हैं वहाँ पे इतनी उपजाऊ मृदा नहीं है, वहाँ पे इतनी अच्छी कृषि नहीं होती, क्योंकि वहाँ के किसानों ने बताया कि वहाँ की जो संगमरमर की फैक्ट्रीज है, वहाँ से क्या है, संगमरमर उड़ता है, वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जो है फसल सही तरीके से नहीं होता है, विभिन्न प्रकार के कीट लग जाते हैं, किसी जगह बीज ही नहीं उगता है ना, पौधा ही नहीं उगता है। तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता तो खराब हो जाती है। अब यदि पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाली अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के कई तरीके हैं, वो जैसे कि आप क्या कर सकते हो। अब ये तो आगे हमने समस्याएं देख ली कि कौन कौन से क्षेत्र में कैसे कैसे समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे कि अगर हम बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहाँ पे किससे हो रही है, वनों की कटाई से। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, वहाँ पे किससे हो रही है, अति पशुचारण से हो रही है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखो अति सिंचाई से हो रही है ना। और जैसे कि आप झारखंड और जैसे कि कुछ और क्षेत्रों को देखोगे तो वहाँ पे क्या है, खनन वगैरह से भी हो रही है ना। आगे देखते हैं। अब इसका जो है, आप भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं। समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकता है। पेड़ों में आप रक्षक मेखलाएं लगा सकते हो, जिसे शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। पशुचारण को नियंत्रित कर सकते हो, और रेत के जो टीले हैं वहाँ पे क्या कर सकते हो, कांटेदार झाड़ियाँ लगा सकते हो, जिससे क्या है, मृदा उड़े ना, है ना। और जैसे कि और क्या कर सकते हैं उसका जो बंजर भूमि है उसका उचित प्रबंधन करें, खनन को नियंत्रित करें, औद्योगिक जल को जो है उसको बहाने से पहले, उसका परिष्करण करने से पहले हम जो है उसका प्रदूषण थोड़ा कम करें, जिससे जल प्रदूषण भी कम होगा, भूमि प्रदूषण भी कम किया जा सकता है ना। तो कुछ ये चीज़ें जिससे हम क्या कर सकते हैं, भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। देखो यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, मैं वापस बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था कि देखो, खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, है ना, खनन के कारण जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। खनन के कारण झारखंड में, देखो, खनन के कारण झारखंड में जो है वो भूमि निम्नीकृत हो रही है। वापस से इस चीज़ को समझा देती हूँ, मैं आपको पूरा क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। खनन के कारण झारखंड में भूमि निम्नीकृत हो रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे वनोन्मूलन से हो रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण से हो रही है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है अति सिंचाई से हो रही है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है वो वनोन्मूलन से भी हो रही है और अति पशुचारण से भी हो रही है, ठीक है। आगे अब चीज़ समझ में, अब आगे हम देख लेते हैं मृदा संसाधन। ये हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके आगे का जो टॉपिक है हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो हमारा पार्ट 3 होगा इस चैप्टर का, उसके अंदर हम कर लेंगे। अब आता है मृदा संसाधन। इतनी देर अपने भूमि की बात कर ली, अब हम आ जाते हैं मृदा पे।
मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है जिसका नवीकरण होता रहता है, मतलब मृदा का वापस रिसाइकलिंग होती रहती है मृदा की। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण प्रदान करता है। मृदा जो है यहीं पे पौधे उगते हैं और मृदा से काफ़ी सारे जीवों को जो है पोषण मिलता है। मृदा एक जीवंत तंत्र है, मतलब मृदा हमें जीवन प्रदान करती है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। देखो कि एक चट्टान है, फिर वो घिसेगी, फिर वो जैसे कि पानी में लुढ़कती लुढ़कती आएगी, एक पत्थर एक दूसरे से टकराएगा, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, छोटे टुकड़े वापस घर्षित होंगे पानी से, फिर वो मृदा में बनेंगे। तो इस काम को लगने में जो है इस काम को होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शेलें, संस्तर शेलें, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ मुख्य कारक है। ठीक है, प्रकृति में अनेक तत्व है जैसे कि तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी, अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। ठीक है, मृदा में होने वाली रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृदा के अंदर जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जैविक परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ जीव मरते हैं वापस उसके अंदर मिल जाते हैं, उससे कई जीव उत्पन्न होते हैं, तो वो रासायनिक और जैविक परिवर्तन मृदा के अंदर होते रहते हैं। वो भी एक प्रकार के मृदा निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृदा जैव ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। इसके अंदर क्या होती है, जैव चीज़ें भी होती है, अजैव चीज़ें भी होती है। अजैव चीज़ें जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि आपकी क्या हो गई, नाइट्रोजन हो गया है ना, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीज वगैरह ये चीज़ें हो गई। और जैव चीज़ें क्या होगी, जैसे ह्यूमस, जैसे कि पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं वही मिक्स होकर क्या बनाती है, ह्यूमस बनाती है। तो वो जैव और अजैव दोनों चीज़ों से मिलकर क्या बनती है, मृदा बनती है। ठीक है, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत में मृदाओं को निम्नलिखित रूप से बांटा गया है। जो देखो ये मृदा वाला पॉइंट है, ये इस बार भी 2023-24 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन था इसके अंदर में मृदा बनने की प्रक्रिया पूछी गई थी। इस बार आने के चांस थोड़े कम हैं, लेकिन आप इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसे भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। ओके, तो अब जो मृदा का वर्गीकरण है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बार हम ये डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि ऊपरी स्तर पे मृदा होती है, मृदा की जस्ट ऊपरी परत, ठीक है, जिसके अंदर ही सबसे ज़्यादा क्या है कि वो मृदा की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसके अंदर ही सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है। ठीक है, फिर आती है उपमृदा, अपक्षयी चट्टानें जैसे कि बालूगाद, सिल्ट व मृत्तिका, मतलब यहाँ पे सबसे पतली परत होती है, फिर यहाँ पे थोड़ी मोटी मृदा आ जाती है। ठीक है, अधस्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें आ जाती है, फिर अपक्षय आधारित चट्टान, मतलब यहाँ पहले सबसे पतली मृदा होती है, फिर थोड़ी मोटी, फिर थोड़ी उसके अंदर चट्टानें होती है, थोड़ी नहीं होती, फिर नीचे चट्टानें आ जाती है। ठीक है, तो होप ये आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जो आपको होमवर्क दिया गया है वो बिल्कुल कंप्लीट करना, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अगर आपको कोई डाउट हो, हम क्या सुधार कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ नहीं लगी, वो कमेंट सेक्शन में आप डाल देना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इन गर्मियों की छुट्टियों में अपनी 10th क्लास की तैयारी कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।